लोग के नाम सुना होगा, शायद अलग अलग डेफिनेशन के अनुसार सुना होगा, लेकिन एक ही काम होता है उसका, बस अपने विचारों को एक स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट करना। उसके लिए तुम्हें 3 चीजें आनी चाहिए, मुख्य रूप से बस 3 ही चीज। क्या क्या वो चीजें? पहला तो ये है कि टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। टॉपिक मतलब सब्जेक्ट। कौन से विषय के ऊपर आपको बात करना है। दूसरा मुख्य रूप से क्या है? टाइम। कितने देर के लिए आप बना रहे हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। एक क्लास को प्रेजेंट करना है तो उसमें कितने टाइम तक आप बोलो, तो कितने देर तक आप दिखाना चाहते हो, कितने देर तक आपका एक स्लाइड रहेगा, ये सब आपको पहले सोचना होता है। अब ये नहीं कि बस शॉर्ट ले लेंगे और वो चलता जाएगा, वो वीडियो के रूप में हो जाएगा। आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो बना सकते हो, है ना। पहला तो टॉपिक क्लियर कर लो, दूसरा टाइम क्लियर कर लो, कितने टाइम के लिए बनाना है और हर एक स्लाइड को कितना टाइम देना है ना। एक स्लाइड जो आता है एक समय के लिए आएगा या वो एनिमेशन के रूप में आएगा, कैसे चाहिए वो अलग नहीं होगा। तो टाइम मतलब 2 मिनट का रहेगा या फिर 60 मिनट का रहेगा, जितने मिनट का आप बनाना चाहो, 2 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा है नंबर ऑफ स्लाइड। ये जो 2 मिनट से लेकर 60 मिनट है वो कितने स्लाइड में आप खत्म करना चाहते हो। स्लाइड का मतलब ये है कि जो आपके स्क्रीन पे कितनी बार क्या चीजें आएंगी या कैसे कैसे वो आएगा। मान लो एक 5 पन्ने की कोई किताब है और एक कोई 50 पन्ने की किताब है ना। 50 पन्ने की किताब में एक पन्ने पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं लिखा है। और जो 5 पन्ने की किताब है उसमें हर एक लाइन में कुछ ना कुछ चीजें लिखी है। तो बताओ कौन सी चीजों को टाइम ज्यादा लगेगा? 50 पन्ने वाले या 5 पन्ने वाले? 5 पन्ने वाले को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। तो आपको ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कम से कम एक स्लाइड अगर हम टाइम रख रहे हैं 1 मिनट, तो उसके अंदर जो जानकारी होगी 1 मिनट में समझने लायक होनी चाहिए। पता चला कि आपने एक स्लाइड में बहुत सारा चीज रख दिया है और टाइम दे दिया 30 सेकंड, तो कोई भी व्यक्ति होगा चाहे कितना भी पढ़ने में तेज रहे, तो स्लाइड का मतलब नहीं समझ पाएगा। तो आपको जब भी स्लाइड बनाना है तो ध्यान देना है कितना लिखना है, कितनी देर के लिए लिखना है, मतलब जो रहेगा कितने देर में पढ़ सकता है, पढ़ करके समझ कितना पाएगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन मिलती है। क्या कंडीशन मिलती है? पहला कंडीशन ये कि आप स्लाइड को दिखाना चाहते हो, मतलब कि जो जिनके सामने आप बता रहे हो आप चाहते हो कि वो स्क्रीन पर देखें, ठीक है। तो आपको उस तरीके का डिजाइन करना होगा। आप चाहते हो कि स्लाइड से समझे लोग, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो विषय होगा, समझ रहे? जैसे स्लाइड को देखकर अंदाजा लग जाए कि किसके बारे में बात करने वाला है व्यक्ति, और फिर आप अपने उस विषय के ऊपर आप अपना चर्चा करना शुरू करते हो, ठीक है। 2 तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। क्या होता है कि मेरे सामने कुछ नहीं है और सामने मैंने स्लाइड खोल दिया और हम उसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरा रिसर्च मैंने कर रखा है, 4 दिन 5 दिन उसके ऊपर लिखा है मैंने, तो मुझे पता है। मेरा समझ में आ गया। दूसरा क्या तरीका होता है कि हम स्क्रीन के सामने खड़े जाते हैं, जैसे पोडियम है, इसको पोडियम बोलते हैं। इसके सामने हम खड़े हो जाएंगे, मेरे स्क्रीन पे कुछ और दिखाई देगा, पावर पॉइंट नहीं। जब प्ले करेंगे 2 स्क्रीन पे ना, तो इसके ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा और मेरे स्क्रीन के ऊपर अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। टाइटल दिखाई देगा, आप जो दिखाई दे रहा है वो स्लाइड दिखाई देगा। आप उसमें नोट्स अगर कोई लिखे हैं कि इस स्लाइड के अंदर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उसके लिए मेरे सारे स्क्रीन पे मेरे स्क्रीन, तो ये 2 स्क्रीन हो गए, स्क्रीन 1 स्क्रीन 2, मेन स्क्रीन और जो क्राउड होता है उसके लिए अलग स्क्रीन, ठीक है। इसको हम लोग डिस्प्ले में बोल सकते हैं कि ये डिस्प्ले कराने वाला है वो मास्टर, इसको मास्टर बोल सकते हैं और ये नॉर्मल। क्लियर यहाँ तक? मास्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जब प्ले करोगे 2 स्क्रीन में तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग सिंगल स्क्रीन में प्ले करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ तक कई बार समझ में आई। तो
नंबर ऑफ स्लाइड हम लोग को चुनना पड़ता है और कंटेंट को, कितने कंटेंट उसमें रहेंगे। चौथा हमारा है कि एक स्लाइड में कितना जानकारी देना, वो निर्धारित कैसे करता है? वो निर्धारित कौन करेगा? वो आप लोग निर्धारित करेंगे। विषय कितना बड़ा है, टॉपिक कितना छोटा है, एक स्लाइड में कितना जानकारी देना होता है। फिर इसके बाद होता है स्लाइड टाइम। स्लाइड की क्या होना चाहिए? टाइम निर्धारित होना चाहिए कि वो कितने देर के बाद जो चेंज होगा, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, या जब तक आप क्लिक ना करो तब तक वो वहीं पे रहे। ऑन क्लिक या टाइम, ऑन क्लिक या टाइमर, या टाइमर से वो चेंज हो जाए, या तो आपको क्लिक करने के बाद वो अगला प्रोसीजर के ऊपर जाना चाहिए, या आपके ऊपर निर्धारित होता है। क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हो और आपको लगा कि इसके बारे में और हम बोल सकते हैं, तो वहां पे टाइमर का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, वो स्लाइड वहीं पे स्टक खड़ा रहेगा, और जब आपका हो जाएगा तो आप उसको नेक्स्ट कर सकते हो, क्लिक करके या फिर स्पेस बार दबा करके, एरो की दबा करके, या एक रिमोट कंट्रोल भी आता है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है वैसे रिमोट कंट्रोल भी आएगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो दूर से भी, अपने कंप्यूटर के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। या फिर कई बार क्या होता है, बड़े जहाँ पे बहुत बड़ी स्टेडियम होती है, बहुत बड़े क्राउड होते हैं, तो वहाँ पे एक मैनेजर, मतलब जो उसको मैनेज कर रहा होगा स्लाइड को, उसको दे दिया जाता है, भैया तुम्हारे जिम्मेदारी है, पहले से रिसर्च करके उनको पूरा दे दिया जाता है कितने टाइम तक क्या बोलेगा व्यक्ति, कितने टाइम तक। जैसे में बोलते हैं ना, हाँ, वो कोई अगर जो बोल रहा है, पॉलिटिक्स हाँ, रहा है, उसको बोले नेक्स्ट करो। हाँ, तो वो इशारा कर देगा, बोलेगा, कुछ नहीं कर सकता, तो अगला व्यक्ति वहां से बैठे बैठे उसको ऑपरेट कर देगा। ऑपरेटर अलग होता है। कई बार क्या होता है कि जो होता है वो अपने से ऑपरेट करना चाहता है, कई बार होता है कि वो चाहता है कि कंप्यूटर कहीं दूर पे है, मेन स्क्रीन बीच में है, तो लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए किनारे कहीं कोने में उसको बैठा दिया जाता है, इसके क्राउड के बगल में। ये हमारा मेन। इसके बाद जो आता है, जो बच्चों के काम की चीजें होते हैं, या फिर आप समझिए एंटरटेनमेंट के पर्पज, मतलब कि आपको उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, हंसी टाइप में, या कुछ मतलब कि लगे कि हाँ ये सिटी इसके अंदर है, कुछ आश्चर्यजनक चीजें उसमें आ सकती हैं, तो एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। एनिमेशन सबसे लास्ट में आता है, वो चमकता हुआ है, टूट कर बिखर जाए, पर्दे की तरफ खुले, या इस तरीके का कोई चीज, तो एनिमेशन का बहुत ज्यादा योगदान पावर पॉइंट में नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट बनाना है, लोगों को एकदम बोरिंग सा ना दिखाई दे, ताकि सामने वाला थोड़ा सा उसको लगे कि ये कैसे हो गया, उसके मन में थोड़ा सा विचार विमर्श आए। एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, इमेज का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, और जेपीजी का जिप का इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमारे क्या है, प्रोजेक्ट को और यूनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और विजुअली अपील करने के लिए बनाया जाता है कि देखने में मजा आए, इंसान को एकदम सादा सादा ना लगे पीडीएफ। लेकिन ये क्या है कि अब हर जगह पे इसका यूज नहीं कर सकते। जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वहां पे वीडियो लगा देंगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? अगर बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर आपको बोलना है और आपने वीडियो चला दिया तो लोग वीडियो देखेंगे कि आपकी बात सुनेंगे? वीडियो देखने में लग जाएंगे। और आपने ऐसा कोई फोटो लगा दिया, आप बोल रहे हैं, कोई आपको ध्यान दे रहा, सब फोटो देखने में बिजी है,
तो आपको बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड होकर प्रेजेंटेशन देना होता है, बनाते टाइम भी और बोलते टाइम भी। अगर आप ही बना रहे हो, आप ही बोल रहे हो, तो आपको पूरा मैनेज करना है। कई बार जब आप नौकरी करने के लिए जाओगे तो जरूर नहीं कि आप बना रहे हो तो आप ही प्रेजेंट करोगे। हो सकता है अपने बॉस के लिए बना रहे हो सकता है आप मैनेजर के लिए बना रहे हो सकता है सेल्स पार्टनर के लिए बना रहे हो सकता है किसी और कम्युनिटी के लिए बना रहे हो। तो वो बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, प्रेजेंट करने वाला कौन व्यक्ति है। तो अब क्या करेगा, वो बोलेगा भैया ये टॉपिक है, मैंने रिसर्च कर लिया है, ये लो तुम इसको बना। तो सब वो बनाकर लिख कर देगा कि मुझे ये इमेज चाहिए, इस तरीके का कोई फोटो होना चाहिए, इस तरीके का कोई ऑडियो होना चाहिए, इस तरीके का कोई टाइमिंग होना चाहिए, ये सब बता देगा। अब आप अपने कि आपने सीखा है पावर पॉइंट कैसे यूज करते हैं, टाइमिंग कैसे लगाते हैं, स्लाइड को कैसे चेंज करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्लाइड लेते हैं, ये सब चीजें आप सीख लोगे तो फिर अपने हिसाब से उसको मैनेज करोगे, बनाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ही उसको बना रहे हो और आप ही प्रेजेंट कर रहे हो, और कई बार ऐसा होगा कि बना आप रहे हैं लेकिन प्रेजेंट कोई और करेगा। ठीक है, नौकरी में यही होता है। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है ना अपने पास? ठीक है, इसके अंदर मैंने एक चीज लिखना भूल गया, ग्राफ एंड चार्ट। ग्राफ एंड चार्ट का भी इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, डेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप दिखा कर ही बता सकते हो कि सामने जो डेटा है उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई दिखाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास इतने हैं प्रतिदर महीने में, तो अगर हम लिखें मार्च अप्रैल मई और यहाँ पे नंबर लिखें, ठीक है, 200 400 300, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मार्च लिखा है, मई लिखा है, अप्रैल लिखा है। लेकिन अगर इस तरीके से हम कोई ग्राफ बना दें और इसमें ऐसे डिवाइड कर दें इसको, इसमें लिख दें 200 400 300, और अब ऐसे ही देख करके आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दें क्या लिखा है, 400 में अप्रैल लिखा है, 200 में मई मार्च लिखा है और मई लिखा है 300, या इसके अंदर भी लिख सकता हूँ। तो इसको देखने में और इसको देखने में कौन सा वाले में ज्यादा आराम पड़ रहा है या समझने में आसानी पड़ जाएगी? तो जाहिर सी बात है, इसको अभी कलर नहीं है तो इसमें आपको थोड़ा सा होता है सब सेम तो लग रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट में डेटा होता तो ये ज्यादा आसान लगता सामने वाले को, ये थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होती, क्योंकि अगर ये पूरे महीने का होता है या 10 साल का होता, बहुत लंबा डेटा है, और उसकी जगह पे हम अगर चार्ट का इस्तेमाल करें या ग्राफ का इस्तेमाल करें तो आप देख सकते हो। जैसे ग्राफ ऐसे वाला ग्राफ होता है ना, एक्स वाला, तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि भाई ये टाइमिंग है, इधर बढ़ने वाली संख्या है 2 4 5 6 1000 10,000 5,000, और कौन सी है 200 2003 2004 2005 2006 2008। तो ऐसे देखने में आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। इसको देख के आप देख लोगे कि 2006 में कितने लोग थे, है ना, 2018 में कितने लोग थे, 2022 में कितने लोग थे, कम हुए या अधिक हो गए, है ना। ऐसे प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए ग्राफ एंड चार्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा उपयोग होता है विजुअल्स, जहाँ पैसे की बात हो, जहाँ दिखाना होता है कम समय में अधिक जानकारी देने। ठीक है, आप नंबर लिख कर दिखाओगे तो सामने वाला बैठकर पढ़ने लगेगा ना, इकाई दही से कड़ा कितना हुआ, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसको डेट भी याद रखना पड़ेगा कि किस तारीख को कौन सा हुआ, कौन सा महीने में कितने बच्चे थे, याद करना पड़ेगा। जबकि ग्राफ देखकर उसको पूरा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको देखकर ही अंदाजा लगा देगा कि कौन से महीने में कितने बच्चे या कौन से महीने में कितने सेल, क्या सेल होगा, क्या समझना आएगा। ऐसे ही पावर पॉइंट पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये सब डिफाइन करना होता है। जब ये सब डिफाइन कर लिया तो फिर बनाने का कोई टाइम नहीं लगता, वो आधे एक घंटे का काम होता है, बहुत ज्यादा जाएगा 4 घंटे लगेगा। अगर बहुत आप डिटेल में बना रहे हो कोई चीज तो 4 घंटे से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपका काम ही भाई जॉब करने जाओगे तो 9 से 5 जाओगे ना, 1 घंटे के लिए थोड़ी ना, जैसे यहाँ पढ़ने के लिए आते हो तो 1 घंटे के लिए बनाना, ऐसा तो नहीं है। आप कहीं जॉब करने जाओगे तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक या 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करोगे, उतने टाइम में आपको बनाना होता है। अब कई बार तो कई दिनों में बनाना होता है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन बना के देना है, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा, और उसके ऊपर आप रिसर्च करके अच्छे से बड़ी करना, तब जाके आपको सैलरी मिलेगी, तभी आपको पावर पॉइंट
ये ऐसा वाला पावर पॉइंट नहीं जो यहाँ पे हम लोग बात सीख रहे हैं, वैसा वाला पावर पॉइंट नहीं बना। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हम लोग को चाहिए? टॉपिक, उस विषय के ऊपर कितना देर तक बात करना है वो पहले डिसाइड होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्लाइड में हम उसको समाप्त करना चाहते हैं ये होना चाहिए, कितने स्लाइड की टाइमिंग होनी चाहिए कि भाई कितना एक स्लाइड में हम कितना जानकारी देना चाहते हैं, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, बताया करना है आपको। उसके बाद स्लाइड की टाइमिंग आपको रखनी होगी, कितने टाइम में रखना है। उसके बाद हम लोग का क्या है कि कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं कंपोनेंट, यूजर आईडी को क्या यूज करना, क्या नहीं यूज करना, और उन सभी को मिलाकर के पावर पॉइंट बनाना। यहाँ तक समझना है? कोई सवाल है? यहाँ शब्द में इस्तेमाल किया पावर पॉइंट, है ना। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन है पावर पॉइंट, और बेसिकली उसका काम क्या है? उसका नाम है स्लाइड शो, स्लाइड को शो करने वाला एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल में थोड़ा चीजें देखते हैं, खोल के कैसा दिखता है। अब इतना जल्दी तो हम लोग रिसर्च कर नहीं सकते हैं, भाई रिसर्च कर ले फटाक से बता दें, किसी और का इंटरनेट की मदद से हम लोग किसी और का भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा होगा। फिर चलो देखते हैं क्या है पावर पॉइंट। ऐसे खुलने पर इस साइड रिसेंट की वैल्यू है और यहाँ पे आप प्रीसेट पहले से बने बनाए कोई डिजाइन अगर है तो आप इसमें भी यूज कर सकते हो। चलो पहले से कोई बने बनाए डिजाइन ये स्लाइड में क्या फायदा होगा कि हमको डिजाइन जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड निर्धारित करने के आपको टाइम नहीं मिलेगा। आराम से पहले बबल्स वाला बनकर आया हुआ है सुंदर सा ग्रेडियंट, इसको यूज कर सकते हैं, चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोग इसी पे स्टार्ट करेंगे। छोड़ तो इसको हम लोग कहते हैं, हमारा जो व्यू होता है पॉइंट, ये हमारा स्लाइड होता है, और वहां पे क्लिपबोर्ड इस वाले स्टेप को हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्लाइड हम लोगों ने अभी ले रखा है। अभी कितना नंबर शो कर रहा है वहां पे? 1। तो अभी आप पहले वाले स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आप अगर चाहो तो यहाँ से कंट्रोल M दबाकर एक नया स्लाइड दे सकते हो। देखो नीचे नंबर 2 आ गया ना। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में चेंज क्या है? पहले वाले में मुख्य हमारा मेन टाइटल है और सब टाइटल है, लेकिन सेकंड वाले जैसे हमने स्लाइड किया इसके अंदर अब क्या है? टाइटल है और फिर डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। क्या क्या डेटा है? टेबल, मतलब कि आप एक्सेल का कोई डेटा प्रेजेंट करना चाहो तो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। प्योर एक्सेल, उसमें फार्मूला लगेगा, फंक्शन लगेगा, सब कुछ कर सकते हो। फिर है चार्ट, चार्ट का इस्तेमाल वही ग्राफ के जैसे कोई अगर चार्ट तुमको देना है तो इस्तेमाल कर सकते हो। फिर है आपका स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं हायरार्की दिखाने के लिए। हायरार्की का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं कोई साइकिल दिखाना, चक्र, पता ना कि बरसात का चक्र क्या होता है, मानसून कैसे बनता है, रिसाइकलिंग का कैसे है, मान लेते हैं कोई प्रोसेसिंग का अगर कोई साइकिल है, तो उन सब चीजों के लिए स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये इमेज का है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर से इमेज इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो ग्लोब बना है इसका मतलब है कि इंटरनेट से वो इमेज डाउनलोड होगा। आप पावर पॉइंट को लेकर जाओ, अगर आपके कंप्यूटर में उस टाइम इंटरनेट लगा रहेगा तो ऑटोमेटिक वो इमेज ले लेगा। वैसे वीडियो लगाने के लिए आप चाहो तो ऑनलाइन भी लगा सकते हो। यूट्यूब पर कोई वीडियो अगर आप चाहो तो इसमें लगा करके छोड़ दो, या किसी और का वीडियो आपको, जैसे कि मान लेते हैं कोई वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किसी ने किया है, वो वीडियो आप अपने पावर पॉइंट में इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका लिंक कॉपी करो और इसमें ऐड करो, तो इंटरनेट लगा रहेगा तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तब जब आप प्ले करोगे पावर पॉइंट स्लाइड को, तब ऐसे ही एक और कंट्रोल एम आ गई, यहाँ से भी होम में जाके यहाँ पे स्लाइड था, इस पर क्लिक करने पर भी आप स्लाइड ले सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ से आप स्लाइड के स्टाइल में चेंज कर सकते हो, लेआउट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। कैसा आपको लेआउट चाहिए, जैसे कंप्रेस में चाहिए इस वाले में और इस वाले में अंतर है ना। अब यहाँ पे आप मोर डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, कंपेयर करना है साइड बाय साइड, तो एक ग्राफ इधर है एक ग्राफ इधर है। मान लेते हैं कि आपको 2024-2025 का कंपेरिजन करना है,
यहाँ पे 2025 वाला डेटा डाल दिया, यहाँ 2025 वाला डाल दिया, 24-25 हो गया। या कोई कंपनी का है या कोई प्रोडक्ट का है, जैसे पेन वर्सेस पेंसिल, या फिर मान लेते हैं कोई कंपनी का नाम मान लो XYZ ABC। तो ऐसे चीजों को अगर आप करना चाहो तो उसको, ये कहाँ से मैंने लाया, ये होम में जाकर के लेआउट में जाकर के हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है ना। अगर आपको यहाँ पे एक नया चाहिए लेकिन वो ब्लैंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सादा है, इसके अंदर क्या है कि इस तरीके से बंद करा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एकदम क्लीन क्लियर कुछ ना हो उसके ऊपर। हम अपने अनुसार बाद में जो भी ऐड करना चाहे कर, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे तो ब्लैंक करेंगे, ये हमारा सादा होता है। अब यहाँ पे अच्छा, इन सब चीजों को कहते क्या है, ऐसे चीजों को हम लोग कहते क्या, इन सब चीजों को कहा जाता है प्लेस होल्डर। क्या कहेंगे, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब ये स्थान को रखते हैं, किसके स्थान को, जिस चीज को आपको रखना है, इसमें टाइटल लिखना है तो प्लेस होल्डर का इस्तेमाल, बस आप क्लिक करो और टाइटल लिख दो जो भी आपको लिखना है विषय। इसमें फॉर्मेटिंग आपका पहले से है, स्टाइल आपका पहले से, कितना दूर में रहेगा वो पहले से निर्धारित है, इसमें आप निर्धारित नहीं करो, पहले से बना बनाया प्रीसेट है। जो चीजें बने बनाए होते हैं उसको कौन से नाम से पुकारते हैं, प्रीसेट। एक और नाम आप लोग जानेंगे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट मतलब पहले से, डिफॉल्ट या प्रीसेट, ये तो कंप्यूटर में ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल पहले से मौजूद चीजों के लिए करते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब उस प्लेस को उस काम के लिए बनाने के लिए, होल्ड करने के लिए, रखने के लिए। टाइटल का प्लेस होल्डर है, यहाँ सब टाइटल का प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, सब वीडियो, क्लिक करेंगे, चाहे तो ऑनलाइन ले लें चाहे तो ऑफलाइन। ऑफलाइन डेटा अगर हमारे पास होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा, नहीं, अगर होता तो यहाँ से हम लोग इसको ले लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें अगर हम इसको भी प्रेजेंट करें, प्ले करें तो कुछ दिखेगा नहीं, इसके भी एक और चीज, जिस जगह पे आप, जैसे कि मैंने अभी 2 पे सेलेक्ट किया हुआ है, स्लाइड नंबर 2, और F5 अगर दबाएंगे तो स्लाइड नंबर 2 से ही चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने शुरू से लेकर अंत तक कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से कौन चीज चल रही है। तो पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं और प्ले करके देखते हैं क्या आता है, टाइम लगेगा प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ से डेटा होकर वहां जाएगा। चल रहा है या नहीं चल रहा है आपको पता चल रहा है कुछ नहीं ना, लेकिन स्पेस बार दबा के देखते हैं क्या होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा खत्म हो गया, 40। तो खत्म होने के बाद अब ये यहाँ पर रुक गया, मतलब कि बोल रहा है कि अब खत्म हो गया, क्या करें, इससे बाहर निकलना है। तो 2 कंडीशन है, एक तो एस्केप बटन से आप बाहर निकलोगे, सबसे पहला बटन। तो बाहर निकलने के लिए, स्लाइड से बाहर निकलने के लिए कौन से बटन का इस्तेमाल करते हैं, ESC, एग्जिट बटन इसको कहते हैं। ESC बटन का इस्तेमाल करके आप बाहर निकल जाओ। इसके हमेशा याद रखना, कॉपी पे लिखा करो, पेन का इस्तेमाल कॉपी के लिए, हाथ पे मुक्का मार। तो 4 स्लाइड है और 4 के बाद वो ब्लैंक आ जाता है, मतलब वो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि खत्म, समाप्त, है ना। तो चलो अब ये समझते हैं कि अगर हम लोग कुछ लिख देते तो कहाँ से स्टार्ट होता। शुरुआत के लिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, दूसरे स्लाइड पे लिख देते हैं 2, तीसरे पे लिख देते हैं 3, और चौथे में तो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम समझने के लिए कि हम यहाँ पे हैं, लास्ट है। और अगर हम किसी को सेलेक्ट करके प्ले करें तो वहीं से प्ले होगा।
इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोगों ने स्लाइड को सेलेक्ट किया और F5 निकाला। अगर रॉन्ग होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, अगर ट्रू होगा तो 2 से चालू होगा। F5 मैंने दबा के छोड़ दिया, देखते हैं क्या स्लाइड पे आता है। क्या हुआ 1 से आया। अगर हम स्लाइड 2 को भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आ रहा है कहां से 1 2 आ गया। अच्छा, आप मैंने बोला था एरो की से भी आप चेंज कर सकते हो स्लाइड को, तो चेंज का मतलब आगे या पीछे जा सकते हो। तो लेफ्ट से पीछे जाएंगे, राइट से आगे जाएंगे। आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा लेफ्ट ये है, राइट इधर है, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। अब इसके इस्तेमाल नहीं करना, बस आगे आगे ही जाना है आपको। तो स्पेस बार का इस्तेमाल करो, 2 के बाद इन के बाद एंड आता है। गलती से 4 नंबर पे आ गए, आपको जाना है 1 नंबर पे, नहीं है तो इसको प्रॉपर चले जाओ गिनते हुए आ गया। लेकिन अगर अपने सिलेक्ट ऑप्शन करते तो मुझे यहाँ पे सारा स्क्रीन दिखा देता, क्योंकि मैंने शेयर कर रखा डायरेक्ट प्राइमरी इसी को बना दिया, तो मेरे को ब्लैंक आ रहा है, तो हम अभी दिखा नहीं सकते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शो करता है, अगर आप चाहो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके साइड बाय साइड दोनों को दिखा सकते हो। यहाँ तक समझना है। लेकिन यहाँ पे एक क्या था कि मैंने बताया था कि टाइमिंग दे सकते हैं, टाइम यहाँ पे टाइम तो है, तो इसका मतलब है कि इस पे ही ऑन क्लिक पे स्लाइड अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक हम तो खड़े होकर दो एक के बारे में बोलते जाए, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, एक का इस्तेमाल एक दिन में किया होता है, यही मेरा प्रेजेंटेशन है, इसी के बारे में बोलेंगे। अब क्या कैसे तरीका होता है, पहला तरीका तो ऐसा प्रेजेंटेशन देने का, आप ऐसे कर करके बताते जाओ, ये है ऐसे कर करके, या फिर आप बस बोलते जाओ और सामने वाला कभी आपको दिखेगा, स्लाइड को दिखेगा, कभी आपको दिखेगा, स्लाइड को दिखेगा। जैसे कि अगर उसमें कई सारे पार्ट होते, कितना बड़ा है ना, तो छोटा सा स्क्रीन है, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन या कोई बहुत बड़ा अधिकारी बात करता है तो बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, 400 500 1000 लोग जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं, तो वहां के लिए बहुत बड़ा है, तो उसमें कई सारे सेक्शन आप बना के इस्तेमाल कर सकते हो एक ही स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि भाई इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, जैसे भी आपको पार्ट देना होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे डायरेक्ट बाहर निकलना है, कौन सा बटन दबाएंगे, इसके उस स्लाइड को चलाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, F5। तो उसको यहाँ सेलेक्ट करके चलाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हम बुलाते हैं, प्ले करके देखें क्या यहाँ से प्ले होता है। 3 नंबर यहाँ पे फिर हमारा 1 पे ही आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो नहीं सर 1 to 3 है, तब हम क्या करें, इसका प्लेसमेंट बदलो। बना दिया आपने, स्लाइड को बना दिया, लेकिन आप चाहते हो कि पहला नंबर वाले की जगह तीसरा नंबर है और तीसरे नंबर वाले की जगह पहला, तो कुछ नहीं करना, उठाओ घसीटो और ले जाओ ऊपर। अब ये भले नंबरिंग उसका चेंज हो जाए, लेकिन उसका कंटेंट नहीं चेंज हो गया, समझ पाए, समझ गया ना। कि आपने बना दिया, अरे गलती से आपने दूसरे वाले को तीसरे में बना दिया, तीसरे वाले को दूसरे में बना दिया, तब गड़बड़ सर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा प्लेसमेंट चेंज करने के लिए। तो प्लेसमेंट चेंज करने के लिए टेंशन नहीं लेना, पकड़ो जहां पे ले जाकर रखना है वो छोड़ो, तो आपको बनाते चले जाओ, फिर बाद में अपना अरेंज कर सकते हो, ये फायदा है अपना। क्योंकि वर्ड वाले में क्या था, अगर आप पेज बाय पेज करते जाओ, लिखते चले जाओ, गलती से आपने क्या कर दिया, चलो ये पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए, उसमें पैराग्राफ को कट कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे से हटाकर तीसरे जगह पेस्ट ही करना पड़ेगा। इसमें क्या ऑप्शन है कि स्लाइड टू स्लाइड है, उठाया, अब अगर हम प्ले करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, 3, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट चेंज कर दिया, 1 की जगह 3 वाले स्लाइड कर दिया। ये क्या
हाँ ये सारा एप्लीकेशन सब कहाँ चलेगा? कंप्यूटर बहुत तेज काम कर रहा है, बिजली करा एक पर बेटा है। इससे अच्छा तो हमारा सड़ा वाला लैपटॉप है लेना होगा, फिर से चालू करना पड़ेगा क्या? हो सकता है चल रहा हो, बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है, गरम तो नहीं हो गया? गरम भी नहीं है। कैसे भी कभी कभी समस्याएं हो जाएंगी। हाँ, क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल एरर। आप नहीं जानते हो कंप्यूटर कब खराब हो जाए, और आप सोचो कि यहाँ पे अब तुम बच्चे स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो अगर हम अधिकारियों के सामने खड़े होते या किसी बड़े क्राउड के सामने खड़े तो ऐसे कंप्यूटर खराब हो जाता, तो उसमें तो हवा पानी पसीना सब फेंक दे रहे हैं ना। अब क्या करें? तो ऐसे कंडीशनों में ही इंसान क्या करता है, अपने स्किल का इस्तेमाल करता है, पोस्ट का इस्तेमाल, मतलब कि आप अपने बातों से कैसे ध्यान भटका सकते हो। अब आपका हम ध्यान भटका दिया, वो खराब हो गया, हो गया, उसके ऊपर अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला प्रेजेंट कर रहा होगा या आप सभी कभी प्रेजेंट करोगे, ऐसे कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे बातें को बोल देना कि वो लोग हंसें। गलती आपकी है कि आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसी बात को ऐसे प्रेजेंट करो कि सामने वाले को हंसी आ जाए, या कुछ देर के लिए आप करें चलो अच्छा गलती इंसान हो सकती है, गलती मशीनों से हो सकती है, तो उस बात को लोग मायने न रखें, है ना। तो इस बात को हमेशा प्रेजेंटेशन देते समय याद रखना होता है। अब इसका प्रेजेंटेशन के समय खराब हो जाने का कारण मुझे भी क्या भी तुमको क्या प्रॉब्लम नहीं चलोगे क्या? कंट्रोल सिस्टम हम समझ F5 दबाने से क्या हो जानते हो, ये स्क्रीन को वो चेंज कर दिया है कि इसको मैंने बोला था इसे प्राइमरी इसको बनाए थे, तो प्राइमरी वाला डिस्प्ले यहाँ पे आ गया, तो सेकेंडरी वाला डिस्प्ले इस पे चला गया। और ये समस्या कब आती है, जब कभी क्या होता है कि लैपटॉप में ऑटोमेटिक, क्योंकि ये एप्पल का लैपटॉप है, विंडोज का तो है नहीं, तो इसको कंडीशन समझ में नहीं आया कि F5 को हमको करना क्या। देखते हैं शायद चेंज हो जाए। कर दे क्या? चलो, खाना खाने के बाद नींद आती कि नहीं तुम लोगों को? नहीं आता, बहुत तेज बुखार आ जाता है। नींद तो हो चुकी है। अरे आओगे भैया, भैया बुलाएंगे। आप लोग इसको चेक कर लेना, काम करेगा। लैपटॉप ही करना आज के लिए इतना ही करें, बाकी अगले जन्म में अगले दिन फिर मिलते हैं। लेकिन अगले दिन आने से पहले जितना मैंने PDF भेजा हुआ है प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लेना। किसने भेजे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में जब जाओगे ना तो CCC का बुक होगा, उसको जब खोलोगे तो उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आएगा, तो उसमें लिखा होगा राइटर, कैल्क और इम्प्रेस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ कर आना। अच्छे से मतलब एकदम 4 घंटा 6 घंटा लगेगा, भले वो 10 पन्ने का कहानी, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़कर आओगे
तो अगली बार प्रेजेंटेशन बनाने में तुम लोग को हेल्प मिलेगा, शब्द पढ़ने में आराम मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, आपको आसानी से पता रहेगा। क्लियर? कोई समस्या?